बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चौथा प्रैक्टिकल देखते हैं कि वो कौन सा प्रैक्टिकल है और उसमें हम किस चीज़ की सेपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है? सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय टू डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें हम जो है दो तरह की क्रोमेटोग्राफी को साथ साथ देखेंगे। एक हमारे पास क्या है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है और दूसरी क्या हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, लेकिन इसको नेम दे रहे हैं टू डायमेंशनल। मीन कि पहले हम एक तरह से क्रोमेटोग्राम को डेवलप करेंगे जैसे असेंडिंग वे में हम डेवलप करते हैं, फिर उसी क्रोमेटोग्राम को ड्राई करने के बाद 90 के एंगल पे चेंज कर देंगे और फिर उन्हीं कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी है, चाहे वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है या फिर वो एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। ठीक, इसके प्रिंसिपल में हम देख सकते हैं क्या है कि इन टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी टू सॉल्वेंट्स आर यूज। के मेन डिफरेंस हमारे पास क्या है कि पहले हम एक ही तरह की मोबाइल फेस यूज करते थे, अब इसमें क्या करेंगे, हम दो तरह की मोबाइल फेस को यूज करेंगे, या सिंपली हम कह देंगे टू सॉल्वेंट्स आर यूज एंड द रोटेटिंग द पेपर 90 डिग्री इन बिटवीन। के उनके दरमियान में हम क्या कर रहे हैं कि पेपर को 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं उसका एंगल। ठीक है, पहले एक सॉल्वेंट में उसकी क्या की, हमने मोबाइल फेस के तौर पे एक्ट किया, उसमें क्रोमेटोग्राम को डिवाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं कि क्रोमेटोग्राम को निकाल लेते हैं, वहाँ पे जो जो पॉइंट्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाता है मिक्सचर के अंदर से कंपोनेंट्स। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि फिर भी कुछ कंपोनेंट जो है वो सेपरेट आउट नहीं आ रहे, हमें क्लियर नहीं पता चल रहा, तो हम क्या है पेपर को साइड को चेंज कर लेते हैं। नीचे इसी बुक के नीचे जो है आपको इसकी पिक्चर भी मिल जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको हम कह रहे हैं कि 90 के एंगल पे चेंज कर देंगे और फिर जब सेकंड सॉल्वेंट के अंदर रखेंगे तो वहाँ पे जो मिक्सचर था वो उसके जो कंपोनेंट हैं वो इजीली जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं या एक ही तरह के रिजल्ट कुछ दे रहे हैं तो उनको भी सेपरेट आउट इजीली इस टू डायमेंशनल पेपर या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कम्प्लेक्स मिक्सचर हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो कम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम सेपरेट आउट नहीं इजीली नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि कुछ हमारे पास अमाइनो एसिड हैं, बहुत सारी अमाइनो एसिड एक ही तरह का बिहेवियर शो कर रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अमाइनो एसिड जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन के, जो कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी है, एनिमल की बॉडी के अंदर भी और ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी है। बहुत सारे फंक्शन जो है वो प्रोटीन पे डिपेंडेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास प्रोटीन होती है। हमने इनको भी डिटेल में पढ़ना है थ्योरी के अंदर, तो वहाँ हम इनकी डिटेल में देख लेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है कि जो बहुत सारी अमाइनो एसिड हैं वो एक ही तरह का बिहेवियर शो करते हैं, तो अगर मिक्सचर के अंदर बहुत सारी अमाइनो एसिड हैं तो हम उनको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं कि हम उनको टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि पहले एक सॉल्वेंट यूज करें, फिर 90 के एंगल पे चेंज कर दें और उसके बाद जो है दूसरा वाला सॉल्वेंट यूज करें। The complex mixture have similar properties such as the amino acid can be easily separated using two-dimensional chromatography. All alpha amino acid give a purple color with the ninhydrin. ये लोकेटिंग एजेंट है, ninhydrin एक केमिकल होता है, इसके साथ जितनी भी अल्फा अमाइनो एसिड होती हैं वो पर्पल कलर देती हैं, जो अदर मटेरियल होंगे वो कोई और तरह का कलर देंगे। ठीक है, other nitrogen compounds such as primary and secondary aliphatic amines हो, जो जनरल कंपाउंड है वो अमीन के वो अमाइनो एसिड नहीं है। सम नॉन एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड आल्सो रिएक्ट इफ प्रेजेंट, के वो भी कुछ ना कोई कलर दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, दी पोरोलीन हाइड्रोक्सिल पोरोलीन एंड अमीनो एसिड रिएक्ट टू गिव दी येलो कलर। अब आपको अगर पता है कि अमाइनो एसिड के अंदर एक साइड पे अमीन ग्रुप लगा होता है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, या NH आप समझ लें कि N नाइट्रोजन ग्रुप है। ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा होता है। ठीक है, सब में ये लगा होता है और बाकी उनके अंदर हाइड्रोजन होगा और साथ साथ जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा। ठीक, वो एरोमेटिक भी होता है या सिंपल अल्काइल भी हो सकते हैं। तो क्या है कि कुछ अमाइनो एसिड हैं जो अल्फा हैं वो क्या देंगी, पर्पल कलर। अगर कोई और मटेरियल होगा तो वो कोई और कलर देगा। लेकिन अगर हमारे पास
इसमें से प्रोलीन, हाइड्रोक्सिल प्रोलीन या अमीनो एसिड्स वगैरह होंगे तो वो कलर जो है वो येलो देंगे, मीन डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट कलर दे देंगे। लेकिन जितनी भी अल्फा अमीनो एसिड हैं वो क्या दे देंगी, पर्पल कलर दे देगी। अब उनको भी सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इक्विपमेंट में कैपिलरी ट्यूब्स या पासेट पिपेट्स चाहिए, मीन जो स्मॉल पिपेट्स होती हैं, माइक्रो पिपेट्स होती हैं, वो चाहिए कि हम बहुत स्मॉल सा डॉट लगा सकें, बहुत स्मॉल सा स्पॉट लगा सकें अमाइनो एसिड का। तो जितना भी मिक्सचर्स हैं हमारे पास, जितने भी अमाइनो एसिड हैं, हर एक के लिए अलग अलग हमें कैपिलरी ट्यूब चाहिए होती है ताकि वो मिक्स ना हो सके एक दूसरे के साथ। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, क्रोमेटोग्राफिक टैंक, बैटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 और उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए, मीन के स्केल टाइप में हो हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास हेयर ड्रायर हो या ड्राइंग ओवन होना चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके, 105 सेंटीग्रेड हमें चाहिए होगा। तो उसको उसके लिए जो है हमारे पास ओवन होना या हेयर ड्रायर होना ज़रूरी है। केमिकल देखते हैं हम, केमिकल या रिएजेंट इसके लिए क्या चाहिए, सॉल्वेंट फॉर पेपर। हमने देख लिया कि हमें 2 सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। सॉल्वेंट इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, सॉल्वेंट 1 एंड सॉल्वेंट 2। अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी लिख रहे हैं तो फॉर पेपर के लिए अलग से सॉल्वेंट है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए अलग से सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट 1 फॉर द पेपर विच इज इक्वल टू एन ब्यूटेनॉल 4% पर रेशियो में लेना है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमारे पास 1 रेशियो में लेना है और डिस्टिल्ड वाटर हमने 5, वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो में लेना है। मीन इन तीनों कंपाउंड की ये हमारे पास रेशियो होनी चाहिए कि इतनी इतनी अमाउंट हमने लेनी है। मीन अगर हम 10 ml में बना रहे हैं तो 4 ml एक चीज़ आएगी, 1 ml ये आ गया और 5 ml ये आ गया। या अगर हम 100 ml बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 40 रेशियो 10 रेशियो 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो वो 100 ml पूरा हो जाता है। इसी तरह हमारे पास सॉल्वेंट 1 क्या है, फॉर TLC जो इसे हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, इथेनॉल एंड वाटर। अब इनकी रेशियो क्या है, 7:3 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कि ये 7 अगर ml इथेनॉल है तो 3 ml हमारे पास वाटर आ जाएगा। अब सेकेंड सॉल्वेंट हमारे पास, सेकेंड सॉल्वेंट फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी वो क्या है, फिनोल है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। अब फिनोल कितना है, 4 वॉल्यूम में है और डिस्टिल्ड वाटर कितना है, 1 वॉल्यूम में। ये इसको हमने मिक्स करना है। उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं हम, एड 150 ml ऑफ वाटर टू अ 500 ग्राम बॉटल ऑफ फिनोल के। अगर हम 500 ग्राम ये ले लें और 125 ml वाटर ले लें एंड अलाउ दिस स्टैंडिंग ओवरनाइट, के ओवरनाइट इस सोल्यूशन को इसी तरह पड़ा रहने दें। लेकिन जब हमने इसको यूज़ करना है तो इसको थोड़ा सा बेसिक बना लेंगे। बेसिक बनाने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, हम इसके अंदर अमोनिया सोल्यूशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट बिफोर यूज एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैचुरेटेड अमोनिया सोल्यूशन टू द सॉल्वेंट एंड मिक्स वेल। उसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद जो है इसको यूज़ कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास सेकेंड सॉल्वेंट क्या है फॉर TLC, वो हमारे पास क्या है, एन ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड एंड डिस्टिल्ड वाटर। इनकी रेशो क्या है, 8:2 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इसके अलावा इसमें नीन हाइड्रेंट भी ऐड किया जा सकता है। नीन हाइड्रेंट रिएजेंट डिजोल्व 0.2 ग्राम इन 100 ml ऑफ द एसीटोन बिफोर यूज, कि इसको यूज करने से पहले इसके अंदर नीन हाइड्रेंट का रिएजेंट भी ऐड कर दिया जाता है। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट अमाइनो एसिड होंगे, हम उनका सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे कि प्रिपेयर 100 मिलीग्राम पर ml सॉल्यूशन इन 1 मोलर HCl के। हम क्या लें, 100 मिलीग्राम लें, हमारे पास कोई भी अमाइनो एसिड है उसको 1 ml HCl के अंदर सॉल्यूशन में डाल दें। और अब जो HCl की कंसंट्रेशन है वो आपको पता है जो कमर्शियल आती है वो बहुत कंसंट्रेटेड होता है, या बहुत ज़्यादा फ्यूम्स उसके अंदर निकल रहे होते हैं। तो हमने 1 मोलर जो है HCl लेना है। पहले हमारे पास 1 मोलर हमारे पास HCl होगा तो उसका 1 ml ले रहे हैं, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। HCl इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कंपाउंड इनटू द सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर उसको बनाने के लिए जो है इसको यूज़ किया जा रहा है HCl को। अब अमीनो एसिड का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो हम कैसे बना रहे हैं। अब देखें, एक है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मीन उसमें प्योर अमीनो एसिड्स हैं, और एक क्या है, मिक्सचर, ठीक है।
तो मिक्सचर में क्या करेंगे कि जो जितनी भी हमारे पास अमाइनो एसिड हैं उनको लेके उसको 1 ml के अंदर ऐड कर देंगे, और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक हम अमाइनो एसिड अलग-अलग से डाल रहे होंगे। प्रिपेयर 10% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर के 10% हमने इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को 2-ब्यूटेनॉल भी कहते हैं, इसका जो नेम है IUPAC नेम, ठीक है। 2-ब्यूटेनॉल का 10% सोल्यूशन बना लिया वाटर के अंदर। To 10 ml of this solution, add 1 milligram अमाइनो एसिड पाउडर एंड मिक्स वेल। इसके अंदर क्या है कि 1 मिलीग्राम जो है वो अमाइनो एसिड का पाउडर डाल के उसको मिक्स किया जाता है। अब कौन कौन सी अमाइनो एसिड जो है कॉमनली अकरिंग है और इजीली अवेलेबल भी होती हैं, तो ये हमारे पास क्या है, फॉलोइंग आर दी कॉमनली अकरिंग अमाइनो एसिड सच एज एलानिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, HCl, फिनाइल एलानिन, प्रोलीन, सीरीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, aspartic acid, कैस्टीन, HCl कैस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, HCl, मेथियोनीन, ऑर्निथीन, HCl, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड वेलिन। ये हमारे पास क्या है कि नॉर्मली हमारे पास कॉमनली अकरिंग ये जो है अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरह की सेपरेशन के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या ल्यूकेटिंग एजेंट भी तो बनाना है, तो निनहाइड्रेट का सोल्यूशन जो है वो कैसे बन रहा है कि मिक्स 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड 90 ml ऑफ एसीटोन। अगर हमने टोटल 100 ml बना रहे हैं तो उसमें 90 ml एसीटोन होना चाहिए और 10 ml क्या होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। टू दिस एड 0.3 ग्राम ऑफ निनहाइड्रेट पाउडर एंड शेक वेल के इसके अंदर जो है 100 ml के अंदर 0.3 ग्राम निनहाइड्रेट पाउडर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे हम ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट आपको पता मोस्टली फ्लेमेबल होते हैं, तो उनसे बचना चाहिए, आग ना लग जाए, अगर आग लग जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, ठीक है। Most of the solvents used in this experiment are flammable and toxic. Care should be taken in using phenol as this can give nasty burn on the skin के ये स्किन पे बर्निंग भी कॉज कर सकता है कि हमारे हाथ पे लग जाए, तो इसलिए बेहतर है कि एक ग्लव्स को पहना जाए, ठीक है। HCl is irritant and निनहाइड्रेट is toxic। HCl जो है वो आपको पता है उसके फ्यूम्स जो है बहुत इरिटेटिंग होते हैं और वो अगर आंखों में चले जाएं या इनहेल कर लें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और निनहाइड्रेट हमारे पास क्या होती है कि बहुत टॉक्सिक होती है। All solvent mixture should be prepared before fresh before use। कि जो भी आप सॉल्वेंट का मिक्सचर बना रहे हैं ये ना हो कि पुराने ही पड़े हुए हैं तो उनको यूज़ करें, बल्कि उनको फ्रेश बनाएं ताकि आपके अच्छे से रिजल्ट भी आ जाए। अब इसकी स्कीम कैसे है, पिक्चर से बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास क्या है, यूज सॉल्वेंट 1 सेपरेशन के पहले क्या है कि हमने क्या लिया, यहाँ इस बॉर्डर लाइन पे सैंपल अप्लाई करने हैं, तो उसको सॉल्वेंट के अंदर रख रहे हैं, तो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी हो रही है, तो जहाँ तक सॉल्वेंट जा रहा है उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक मिक्सचर था, फर्स्ट करें ओक का नेम दिया, उसमें से 3 कंपोनेंट सेपरेट हुए, A, B और C। अब क्या है, A का तो क्लियरली पता चल गया, लेकिन यहाँ B और C के अंदर कंफ्यूजन आ गई कि कौन से वाला है यहाँ पे, मीन यहाँ पे ये कम्प्लेक्स सा एक बन गया, इसको समझ नहीं आ रही कि इसमें से B है या C है, कि कौन से कंपोनेंट है कौन कौन से नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। अब इसमें करना क्या है कि इसी पेपर को उठा के 90 के एंगल पे चेंज कर दें, मीन ये वाला अगर 90 पे एंगल पे चेंज होगी तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी और ये वाली साइड जो है वो नीचे आ जाएगी। वही काम हो रहा है कि टर्न कर दें 90 के एंगल पे, तो ये वाली साइड जो है वो इधर चलेगी और ये वाली साइड इधर आ गई, ठीक है। अब क्या किया, जब ऐसे टर्न करके हम क्या करेंगे कि दूसरे सॉल्वेंट के अंदर से यही क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि ये वाली लाइन इधर आ गई, यहाँ पे A था, यहाँ पे B और C इकट्ठे थे। अब क्या होता है कि जब इसको डेवलप करते हैं तो क्या हुआ, A भी ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ मूव करेगा, ठीक है। इसी तरह B और C भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे दूसरे सॉल्वेंट के साथ, तो क्या ये C और B जो पहले इकट्ठे थे वो भी सेपरेट आउट हो जाएंगे।
तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मिक्सचर के अंदर 3 डिफरेंट सब्सटेंस थे जिनको हम पहले एक सॉल्वेंट के साथ जो है नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया कि दूसरे सॉल्वेंट के साथ इसको सेपरेट आउट कर लिया। तो ये तो था हमारे पास मेन प्रोसेस थे कि 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी का, कि इसके अंदर कैसे जो है हम कम्प्लेक्स मिक्सचर को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं आप कि इस पर के प्रोसीजर में क्या आएगा। एग्जामिन द अमीनो एसिड मैप प्रोवाइडेड इन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट एनी 5 अमीनो एसिड विद वाइडली डिफरेंट RF वैल्यू, के अगर रिपोर्टेड है RF वैल्यू डिफरेंट अमीनो एसिड की, तो कोशिश करें कि जिनकी RF वैल्यू डिफरेंट है उनको चूज करें ताकि वो बिल्कुल करीब ना आए, ठीक है, कि ताकि हम बिल्कुल ही उनको सेपरेट आउट ना कर सकें। टेक अ पेपर शीट और TLC प्लेट, या तो पेपर शीट ले लें या TLC प्लेट ले लें। आजकल कमर्शियली अवेलेबल होती हैं TLC प्लेट्स, आप नेट से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम हम BS या MSc लेवल में थे तो हमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो एक्सपेरिमेंट करवाया जाता था उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसे लैडर कहते हैं। वहाँ पे क्या है कि बड़ी बड़ी ग्लास की शीट्स थी, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया था कि खुद से थिन लेयर लगाई थी, ठीक है, खुद से थिन लेयर बनाई थी और उसको फिर जो है उसके ऊपर ये सारा प्रोसेस होता है। क्या था कि उस ग्लास की शीट के ऊपर हम लोग ने सिलिका की थिन लेयर लगाई थी। इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है ये बड़ी क्लीन सी एक स्मूथ सी लेयर बन जाती है, फिर उसको ड्राई करते हैं और फिर उसके ऊपर यही सेम प्रोसेस होता है। लेकिन आजकल क्या है कि हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल जो है वो थिन लेयर भी आ जाती हैं, थिन लेयर प्लेट्स आती हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, और लेकिन ये उसको कटिंग करके छोटा छोटा बना के उसको यूज़ किया जाता है। तो आप लोग भी नेट से भी देख सकते हैं थिन लेयर प्लेट्स किस तरह की होती हैं, तो उसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस किया जाता है। वहाँ पे जो मिक्सचर है उसको सेपरेट आउट किया जाता है। टेक अ पेपर शीट और थिन लेयर प्लेट, उसकी डायमेंशन 10 इज मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर एंड ड्रा अ लाइन यूजिंग लेड पेंसिल, ठीक है। ड्रा अ रफ लाइन ऑन द बैक साइड ऑफ द थिन लेयर प्लेट। अब ये थिन लेयर प्लेट के ऊपर एक पतली सी आप ये कह रहे हो एल्यूमिना की लेयर होगी या सिलिका की पतली सी लेयर होगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे स्टेशनरी फेज है वो यूज होगी। अब अगर पेंसिल को आप बहुत जोर से लगाओगे ना तो वो वहां से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी थिन लेयर। अब वो टूट जाएगी तो फिर हमारे पास क्या है, वो सारा प्रोसेस सही नहीं होगा। इसलिए उसको कह रहे हैं या तो आप बहुत हल्की सी लाइन लगाएं और कोशिश ये करें कि उसकी बैक साइड के ऊपर लाइन लगाएं। आपको जस्ट आइडिया चाहिए कि हमने यहाँ तक रखा है, यहाँ तक बेस लाइन रखी है और यहाँ से ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए कि यहाँ से नीचे सॉल्वेंट रहना चाहिए, सॉल्वेंट इससे ऊपर नहीं टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड ड्राइंग लाइन ऑन द फ्रंट साइड एज इफ दिस कुड रिमूव स्टेशनरी फेज, के स्टेशनरी फेज है वहाँ से जहाँ पे आप लाइन लगाओगे वहाँ पे गहरी सी लाइन लग जाएगी, तो वहाँ से आप इस तरह से ये समझ लें कि वो कट हो जाएगी स्टेशनरी फेज, तो इसलिए वहाँ प्रॉपर जो है सॉल्वेंट वहाँ से मूव नहीं कर सकेगा और या फिर वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि बैक साइड पे ही एक हल्की सी लाइन लगा जाए और वहाँ से आइडिया ले लिया जाए। अबाउट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम दी बॉटम, बॉटम से 1 सेंटीमीटर ऊपर जो है, ये थिन लेयर छोटी सी होती हैं जो स्ट्रिप्स हैं या प्लेट्स हैं, तो इसलिए हम इसको 2 सेंटीमीटर की बजाय 1 सेंटीमीटर करें। अप्लाई अ सिंगल स्पॉट ऑफ अबाउट 15 माइक्रोलीटर 3 टाइम ऑन द सैंपल प्लेस यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब, के बहुत छोटा सा माइक्रोलीटर अमाउंट लेके उसको जो है 3 टाइम जो है कैपिलरी ट्यूब से लगा लें और उसको ड्राई कर लें। कम्प्लीटली ड्राई स्पॉट बिफोर मूविंग पेपर और TLC इनटू द क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर, के क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर लेके जाने से पहले इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया जाए। रन सॉल्वेंट बाइंड अनलेस इट रीचेस टुवर्ड द एज, ठीक है, ऑफ द पेपर और थिन लेयर प्लेट, के उतनी देर तक इसको रन करें जब तक ये उसके एंड दूसरे एंड तक ऊपर वाली साइड पे ना पहुंच जाए, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एज, के ऊपर के करीब करीब पहुंच गया है, बस थोड़ा सा रह जाए ऊपर की तरफ, तो वहां तक इसको रन करवाएं सॉल्वेंट 1 को, ठीक, उसके बाद इसको निकाल लें। देन ड्राई सॉल्वेंट 1 इन अ हुड, हुड के अंदर, ही मीन ये सारा काम हुड के अंदर इसलिए करते हैं कि जो भी वेपर्स हैं वो सारे हुड में रहें, आप उसको इनहेल ना कर सकें, ठीक है, कि वहीं पे सॉल्वेंट 1 को ड्राई कर लें। आफ्टर टर्निंग 90 डिग्री पेपर और थिन लेयर प्लेट, डिप इट
इन द सेकंड सॉल्वेंट इन अनदर क्रोमेटोग्राफिक टैंक। अब क्या किया जाता है कि दूसरे टैंक के अंदर क्या है, जो दूसरा सॉल्वेंट है वो रखा जाता है और इसको 90 डिग्री पे रोटेट करके फिर इसमें रखा जाता है। इमीडिएटली मार्क द सॉल्वेंट फ्रंट विद द पेंसिल, ठीक है, बिफोर द सॉल्वेंट इवेपोरेट। जब पहले सॉल्वेंट से निकाला उसी टाइम क्या करना चाहिए कि सॉल्वेंट फ्रंट को मेजर कर लेना चाहिए कि इतना हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट आ गया है, क्योंकि हमने बाद में मेजरमेंट भी तो करनी है। इसी तरह अब दूसरा सॉल्वेंट है, दूसरा सॉल्वेंट रन करेगा और जब वो कम्प्लीटली रन हो जाएगा तो वहाँ से निकालें। और उसके बाद सबसे पहले काम क्या करना है कि सॉल्वेंट को जो है उसकी एक सॉल्वेंट फ्रंट वाली लाइन लगानी है और इतनी जल्दी से लगानी है ताकि सॉल्वेंट इवेपोरेट ना हो, ठीक। उसके बाद क्या है, हमने थिन लेयर प्लेट को या फिर पेपर को ड्राई करना है तो ड्राई के लिए ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ओवन के अंदर रख के थोड़ी देर वो भी कर सकते हैं। हीट देनी है एक्चुअली हमने उस तक वो ड्राई हो जाए। यूज हीट फ्रॉम हेयर ड्रायर और सम अदर सोर्स टू ड्राई द पेपर और थिन लेयर प्लेट। इसके बाद हमने क्या है, लोकेटिंग एजेंट ऐड करना है। रैपिडली स्प्रेन इन हाइडन रीजन टू द पेपर और थिन लेयर प्लेट एंड अलाउ द एसीटोन टू इवेपोरेट। के उसके अंदर हमने देखा था कि एसीटोन डाला हुआ था, जैसे ही एसीटोन एयर में आएगा तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। फाइनली डेवलप द कलर बाय हीटिंग एट 105 सेंटीग्रेड फॉर 2 to 3 मिनट और यूजिंग अ हेयर ड्राई। कि उसके बाद क्या करें कि हेयर ड्रायर से हीट दें या फिर वैसे उसको ओवन के अंदर रख के 105 सेंटीग्रेड के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए हीट करें। प्रॉपरली प्रेजेंट योर क्रोमेटोग्राम इन योर नोटबुक। उसके बाद जितनी भी रीडिंग्स आ रही हैं उन सबको आप नोट करें, मेजरमेंट करें और साथ साथ यहाँ पे टेबल के अंदर लिखते जाएं, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन हमारे पास क्या है कि कौन कौन सी आपने अमाइनो एसिड यूज़ की, उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसके बाद क्या है सॉल्वेंट फ्रंट कितना था और RF वैल्यू निकाली और उसके बाद कलर में क्या चेंज आया वो चेक कर लें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, RF वैल्यू ऑफ अमाइनो एसिड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर सॉल्वेंट 1 था और सॉल्वेंट 2 ये यूज़ किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी में, ये रिजल्ट आ गए, ठीक है। और अमाइनो एसिड अगर सॉल्वेंट 1 के अंदर और सॉल्वेंट 2 के अंदर कितनी वैल्यूज दे रही हैं ये सारी आ जाती है। ये जस्ट वैसे पिक्चर सी दिखाई हुई है कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड इन 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी यूजिंग वाटमैन फिल्टर नंबर 1 कि इसके ये वैल्यू आ रही है। अब ये देखें आपको सारी की सारी अमाइनो एसिड जो हैं वो एक तो इस एंगल में भी इंक्रीज सेपरेट नज़र आ रही हैं और इस एंगल में भी आपको सेपरेट नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो दोनों वे से ये जो है इससे सेपरेट आउट हो जाती हैं। और इसके बाद आपने क्या करना होता है कि फिगर या आपने ग्राफ लगाना होता है और उसके बाद आप रिजल्ट लिखते हैं दी आइडेंटिफाइड अमाइनो एसिड इन अ गिवन मिक्सचर वार कि जो हमारे पास जो मिक्सचर था, पहले तो हमारे पास क्या थे प्योर हैं और एक हमारे पास होता है मिक्सचर कि उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मिक्सचर के अंदर कौन कौन सी अमाइनो एसिड थी। ये तो थे आज का एक्सपेरिमेंट और साथ साथ ये नीचे आपको लैब क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट आर अमाइनो एसिड, व्हाट आर द रोल इन ऑफ अमाइनो एसिड, उस तरह अमाइनो एसिड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनको भी तैयार कर सकते हैं, वाइवा के अंदर ये आ सकते हैं। आप लोगों के जो रिटर्न वाइवा भी हो सकता है, ओरल वाइवा भी हो सकता है। और इसी तरह आप लोगों ने थ्योरी में भी अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ से भी बड़े अच्छे तरीके से इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास आज का प्रैक्टिकल जिसमें हमने 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी यूज़ की थी, चाहे वो पेपर क्रोमेटोग्राफी हो या चाहे वो हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो जिसमें हम 2 सॉल्वेंट यूज़ करके 90 के एंगल पे चेंज करते हैं और जो है हमारे पास जो कम्प्लेक्स मिक्सचर हैं उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं।